कि संगठन की बड़ी बैठक लखनऊ में खत्म हो गई है। बैठक में संगठन के महासचिव बीएल संतोष एक एक कर 7 कैबिनेट मंत्रियों से मिले और इस दौरान बीएल संतोष सभी मंत्रियों के साथ तकरीबन 20 से 25 मिनट बैठे और कामकाज का ब्यौरा लिया। सियासत के लिहाज से आज और कल यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। दूसरी बड़ी खबर राहत भरी है। कल से यूपी अनलॉक होने की प्रक्रिया में आ रहा है। कल सीएम योगी ने खुद इस बात की घोषणा की थी। हालांकि 600 से अधिक केस वाले जिलों में कोई राहत नहीं मिलेगी। यूपी में फिलहाल 14 जिलों में सख्ती जारी रहेगी और 20 जिलों में कल 600 से अधिक एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 14 जिलों तक रह गए हैं। संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत यूपी में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने हर वर्ग का वैक्सीनेशन पूरे यूपी में कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूपी में शराब कांड को लेकर मौत की संख्या अभी साफ नहीं है। हालांकि 71 शव का पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का आंकड़ा साफ हो पाएगा। संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में फिर से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और एक हफ्ते के लिए 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। सरकार ने कर्फ्यू के दौरान कुछ मामलों में छूट दी है और अब हफ्ते में 2 दिन राशन दुकानें खुलेंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए आज कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लखनऊ यूपी के पंचायत चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई, उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना जाएगा। कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या कमाई करने वाले अभिभावकों को खोया है, उन्हें 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और क्लास 9 से ऊपर के या फिर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट लैपटॉप भी दिया जाएगा। मेरठ में शूटिंग रेंज के निर्माण, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में वेलोड्रम का निर्माण होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों के लिए खनन क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा। एसजीपीजीआई में एडवांस डायबिटिक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन में ये अहम फैसले लिए गए हैं और बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं। 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अनाथ हुई बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता, जो कोरोना में जिनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके साथ ही साथ कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पंचायत चुनाव में दिवंगत कर्मचारियों को परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी। रास्ता साफ हो गया है। 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जहां पहले यह मानने को तैयार कोई नहीं था कि मौतें हुई हैं। चुनाव आयोग के गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड में जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा मिलेगा। और लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में चल रही हाई लेवल बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर मंथन किया गया है। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। संगठन महासचिव बीएल संतोष ने आज यूपी सरकार के 7 मंत्रियों से बातचीत की। कल एक बार फिर से बीएल संतोष मंत्रियों से मिलेंगे। आज रात सीएम योगी के बीएल संतोष की अहम बैठक होगी और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद रात्रि भोज भी सीएम के साथ सभी नेता करेंगे और कल सुबह आरएसएस क्षेत्र प्रचारक अनिल जी और प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ लखनऊ के भारतीय भवन में बीएल संतोष बैठक करेंगे। तो 2022 का रोड मैप तैयार हो रहा है और आज बीएल संतोष ने 7 मंत्रियों से बातचीत की है। रात को मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात होगी। और किनके साथ आज बैठक हुई, देखिए, ये ब्रजेश पाठक हैं, कानून मंत्री सुरेश खन्ना, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जयप्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश। ये वो मंत्री हैं जिनके साथ आज मुलाकात हुई। सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश द्विवेदी, दारा सिंह चौहान। कल भी मुलाकातें होनी हैं। कल डिप्टी सीएम दोनों जो हैं वो मिलेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, सतीश महाना और इनके साथ ही साथ आज रात को मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होनी है और रात्रि भोज भी संगठन के बड़े नेता वहीं करेंगे। और बात मेरठ की, जहां पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज में छात्र के पाठ्यक्रम में अब बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ की पुस्तकें शामिल होगी। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में हर वर्ष कुछ बदलाव किया जाता है, लेकिन इस बार नए सत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव, ख्याति प्राप्त कलाकार, कलमकार, प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन और बशीर बद्र भी अब इस बार पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। स्नातक स्तर पर दर्शन शास्त्र के छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव की योग की किताब भी पढ़ेंगे।
तो पाठ्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव को शामिल किया गया है। इसमें एक मुख्य चेंज जो आया है, जो वहाँ से ही लिख करके आया था और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कंसेप्ट में है, वो ये है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि हमारे भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा क्या रही है। उसमें जैसे बॉटनिस्ट हों तो वनस्पति शास्त्री कौन से रहे, उनके नाम वनस्पति शास्त्री ना होकर ऋषि रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया जिसकी वजह से आयुर्वेद भी चल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल आयुर्वेद नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका जिक्र जितना वनस्पति शास्त्र से संबंध रखता है, सुसंगत को हम लोग ज़रूर समावेशित करें। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ये बदलाव हुआ है और अब जो छात्र छात्राएं हैं वो बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ की जीवनी को भी पढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति से भी परिचित होंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, सीएम योगी कल कोविड-19 पर तैयार की गई बुकलेट का विमोचन करेंगे। गृह विभाग और राज्य विधिक आयोग ने कोविड के नियम, बचाव और सुरक्षा को लेकर एक बुकलेट तैयार की है और इसका कल विमोचन किया जाएगा। सीएम योगी कल 12 बजे इस बुकलेट का विमोचन करने जा रहे हैं। विमोचन के दौरान जय प्रताप सिंह, सुरेश खन्ना समेत टीम 9 के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। तो कल कोविड से जुड़ी एक बुकलेट जारी होने वाली है। गृह विभाग और राज्य विधिक आयोग ने बुकलेट तैयार की है और इसका विमोचन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे करेंगे। तो कोरोना को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस बुकलेट में संजोई गई हैं और इसी का विमोचन होगा कल। कोविड से जुड़ी बुकलेट है जिसका विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह विभाग और राज्य विधिक आयोग ने यह बुकलेट तैयार की है। कोरोना के नियम, बचाव और सुरक्षा को लेकर यह बुकलेट बनाई गई है। तो गृह विभाग और राज्य विधिक आयोग ने ये बुकलेट तैयार की है। लोगों में और जागरूकता का प्रसार हो और लोग जागरूक हो पाएं, इसी को लेकर गृह विभाग और राज्य विधिक आयोग की तरफ से बुकलेट बनाई गई है और इस बुकलेट को तैयार किया गया है जिसका कल विमोचन होगा। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक शराब पीने से 71 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप का कहना है कि 71 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है और सभी शवों की विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। तो 28 लोगों की शराब से मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन संदिग्ध कुल मौतें 71 हैं और इन संदिग्ध मौतों की जांच होगी। विसरा भेजा गया है और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो मौतें हुई हैं, जो संदिग्ध हैं, इनमें से कितनी शराब की वजह से हुई हैं और कितनी सामान्य है। पिछले 3-4 दिन से जब से करसुआ कांड शुरू हुआ, करसुआ से पता चलना शुरू हुआ, उसके बाद लोधा, खैर, टप्पल और रात से जो है वो चंदनिया में भी 1-2 केस मिले हैं। सुबह धनीपुर से भी सूचना मिली है। तो इस कांड में जो है काफ़ी लोग हताहत हो गए हैं और पोस्टमार्टम जो हम लोग कर रहे हैं, उस दिन से लगातार पोस्टमार्टम हो रहे हैं और अभी तक जो है 71 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन ये सब अभी सबके विसरा रखे गए हैं और फाइनली हम इनके बारे में तभी कुछ बता पाएंगे जब विसरा की रिपोर्ट आ जाएगी। अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल ने एबीपी गंगा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक 70 से ज्यादा पोस्टमार्टम हुए हैं, लेकिन जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों का विसरा आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अलीगढ़ घटना पर कमिश्नर गौरव दयाल से बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। अलीगढ़ में लगातार जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौत ने तांडव मचा रखा है। हमारे साथ हैं कमिश्नर गौरव दयाल। सर, लगातार मौतें बढ़ रही हैं, लगातार जो मौत का आंकड़ा उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके हिसाब से अब तक कितनी मौतें? देखिए, मैं भी एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, आपने उसको रिकॉर्ड किया है और उसके अनुसार जो पुष्टि हुई है 28 मौतों की पुष्टि हुई है अब तक। और जो डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम्स किए हैं तो बाकी जिनकी पुष्टि नहीं कर पाए उनका विसरा रिजर्व किया गया है और वो जब उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद हम पूरे आंकड़ों की फिगर आपको दे पाएंगे। पोस्टमार्टम्स जो हुए हैं इस दौरान, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं हमारे पोस्टमार्टम हाउस में, वो फिगर 70 के ऊपर है
और उन सब के वो मौतों का कारण हम लोग अलग तरीके से जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। सर आपने कई सारे विसरा आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे हैं, तो कब तक सर रिपोर्ट आ जाएगी? क्योंकि लगातार गैप बहुत ज़्यादा, 71 के करीब पोस्टमार्टम हुए हैं और 28 की आप पुष्टि कर रहे हैं, तो बाकी का कॉज ऑफ डेथ समझ नहीं आ रहा। अब ये वहाँ से प्रयोगशाला कितनी जल्दी, हमने उनसे अनुरोध किया है कि जितनी जल्दी शीघ्र से शीघ्र वो हमको रिपोर्ट्स इसकी दे दें। मैं मानता हूँ कि फिर भी क्योंकि वहाँ वो एक जटिल प्रक्रिया है, उसको निकालने में 7, 8 या 10 दिन से पहले तो रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। वो दे 12 लोग नामजद किए गए थे, 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे, एक ऋषि शर्मा सर शायद फरार चल रहा है, तो कैसे क्या क्या कितनी टीमें गठित हैं, किस तरह से सर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि NSA और गैंगस्टर में इनको तामील किया जाए, तो कैसे जो सारी जो इन पर कार्रवाई चल रही है उसका क्या? देखिए कल शाम तक 10 लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, 7 को डिटेन किया गया था इंट्रोगेशन के लिए, 17 लोग अरेस्ट हुए थे। रात को दो और फैक्ट्रीज जो पकड़ी गई हैं, उनके जो मुख्य कारोबारी थी उनको अरेस्ट किया गया है। उनके साथ जो 5-6 लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि अब तक 25 से ऊपर अरेस्ट हो चुकी हैं। समझ सकते हैं कि ये है जो अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल जी, उन्होंने कहा है कि 71 पोस्टमार्टम हुए हैं, 70 से ज़्यादा, लेकिन 28 की उन्होंने मौत की पुष्टि की है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार अभी भी कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वजह क्या है इस पर अभी पुष्टि होना बाकी है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, ABP। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने यूपी के आबकारी मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की सलाह दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग की है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे अनदेखी का एक बहुत ही जीता जागता जो प्रकरण है, और जिस तरीके से ये सतही तरह पर ये काम करने के आदी हैं ये सरकार, और सिर्फ जुमलेबाजी की बात करती है, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने की बात करती है, और वास्तविकता से आंखें मूंद ले शतुर्मुर्ज की तरह का जो इनका जो नज़रिया है वो बहुत दुखदाई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रदेश में जगह जगह अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर की, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया। इस दौरान लहन भी नष्ट किया गया, साथ ही इस काले कारोबार से जुड़े लोगों को पकड़ा गया। दूसरी तस्वीर कन्नौज जिले की है, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन को नष्ट कर दिया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई गुरसहायगंज कोतवाली के सराय प्रयाग में की गई। वहीं तीसरी तस्वीर देवरिया की है, जहां पर मंत्री जयप्रकाश निषाद के गांव में छापेमारी की गई, जहां पर नकली और अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। यहां पहले भी करोड़ों रुपए की नकली शराब बरामद की जा चुकी है। लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया और 950 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, साथ ही 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सीएम योगी के 3T फॉर्मूले से हिट हुआ यूपी मॉडल। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1497 पॉजिटिव केस आए हैं। 24 घंटे में 3,12,000 कोरोना टेस्ट हुए और प्रदेश का रिकवरी रेट 96.6% पहुंच गया है। तो बीते 24 घंटे में 3,12,000 कोरोना टेस्ट हुए और 1497 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और रिकवरी रेट जो प्रदेश का है वो 96.6% हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब 8 जून को सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस बार के कोरोना कर्फ्यू में सरकार ने कुछ ढील दी है, जिसके तहत अब हफ्ते में 2 दिन राशन की दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में 1 और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी और इसके अलावा 1 जून को स्टेशनरी की दुकानें भी खुल सकेंगी। टिहरी के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ सीएम नई टिहरी के जिला अस्पताल पहुंचे और कोविड मरीजों का हाल जाना। सीएम टिहरी को करीब 95 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें नई टिहरी कोविड सेंटर भी शामिल है। तो टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। 95 करोड़ की उन्होंने सौगात दी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने समीक्षा की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब 8 जून को सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस बार के कोरोना कर्फ्यू में सरकार ने कुछ ढील दी है।
इसके तहत अब हफ्ते में 2 दिन राशन की दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में 1 और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा 1 जून को स्टेशनरी की दुकानें भी खुल सकेंगी। तो कोरोना कर्फ्यू का 1 सप्ताह का बढ़ाया गया है, लेकिन नई शर्तें हैं और नई शर्तों के साथ ये कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों से मुलाकात की। सीएम ने आज टिहरी का दौरा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। ये कातिल कोरोना का कोहराम कब, किसे, कहां और कैसे ये अपनी चपेट में ले लेगा, कोई नहीं जानता। तभी तो डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मियों की कौन कहे, राजनेताओं और अफसरों तक को पीपीई किट पहनकर अस्पतालों का निरीक्षण करना पड़ रहा है। पीपीई किट पहने ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। टिहरी के दौरे पर जब मुख्यमंत्री रावत कोविड सेंटर पहुंचे तो अस्पताल का निरीक्षण और मरीजों का हालचाल जानने के लिए पीपीई किट पहना। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। यहाँ 450 बेड के कोविड सेंटर में फिलहाल 8 मरीज भर्ती हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज नई टिहरी जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वो फेस शील्ड पहने हुए नजर आए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कोरोना काल में सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहनी हो। इससे पहले 24 मई को चंपावत दौरे पर भी तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहनकर मरीजों से मुलाकात की थी। बहरहाल कोरोना का कहर जारी है और इससे बचने के लिए सावधानी उतनी ही जरूरी है। टिहरी से अंकित की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग में एएनएम सेंटर 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। आलम यह है कि सेंटर का इस्तेमाल नहीं होने से खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लोग एएनएम सेंटर को खोलने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। स्वास्थ्य महकमा इस तरफ लापरवाह बना हुआ है। तो 4 साल से एएनएम सेंटर बंद पड़ा हुआ है, खंडहर में बदल गया है। तो आप देखिए रुद्रप्रयाग की ये बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत है कि जहां पर बेसिक सुविधा मिल जानी चाहिए वो सेंटर 4 साल से खुला ही नहीं है, बंद पड़ा है, खंडहर में तब्दील हो रहा है।